हेलो दोस्तों। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इलेक्ट्रिक फील्ड के नए लेक्चर में। नया ही देखते हैं, हर बार एक लेक्चर में एक बार स्वागत होता है, ज्यादा नहीं होता। तो फाइल आज देख रहे हैं व्हाट इज फ्लक्स, क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके लिए फिर आता है गाउस अंकल है, वो सबका भूपा है, उसको याद करने में उसके नाम से तो सबकी वैसे है, वो तो नहीं देखेंगे भाई। वो भी काफी इजी टॉपिक है, बस वो किस लिए बनाया गया, किस खुशी में, ताकि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स आसानी से आप कंसिडर कर सके। तो सबसे बड़ा तो महाभारत ही है। ये तो बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है, आप इजी खत्म कर देंगे इसको, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। और इससे पहले डाइपोल का कंसेप्ट खत्म कर चुके, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है पूरा, तो उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। तो फिर शुरू करते हैं अपने यूट्यूब चैनल स्कूल स्ट्रीम डाउट पर। चैनल का नाम याद है ना? नाम नाम याद होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बात करते हैं। तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानने से पहले एक चीज जान लो, एरिया वेक्टर क्या होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? क्षेत्रफल सदिश। क्या होता क्या है एरिया वेक्टर? क्षेत्रफल सदिश। ये इनकी क्षेत्रफल क्या है? मैं आपसे पूछूं, क्षेत्रफल एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है? तो देखो सब कैसे बता रहे हैं। ये मान लो मेरे पास क्या है, रेक्टेंगल है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, चार इसकी साइड्स है और ये रेक्टेंगल। इसका एरिया निकालेंगे तो कैसे, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि ए बी इंटू सी डी। यही करते हैं। दिख रहा है आपको बीच में कि ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। कि मान लो मैं ऐसे लिख दूं, ये 2 मीटर लंबी, ये 3 मीटर लंबी, तो आप इसका एरिया वेक्टर बता दो 6 मीटर स्क्वायर। ये था बच्चों वाला खेल है, तो 6 मीटर स्क्वायर बताना। आप इसकी संपूर्ण जानकारी दो ना, लगना चाहिए आपको, फिजिक्स आ रही है। उसके लिए क्या बताओगे आप, या तो ये कैसे हो सकता है 6 मीटर स्क्वायर के कैप में, या फिर हो सकता है 6 मीटर स्क्वायर माइनस के कैप में। ये क्या है, ये क्या है यहाँ पे, क्रम फोड़। आप सबसे बड़े हो जब आपको यही नहीं पता आ रहा तो। हर चीज का टाइम होता है। जैसे पायल की आवाज सबको प्यारी लगती है, किसी को बहुत मधुर आवाज लगती है जब कोई पहन के चलता है, छन छन है। लेकिन जब वही आवाज आपको रात को 12 बजे सुनाई दे अकेले घर में सुनसान, तो क्या होता है, पायल छन छन नहीं करती, फिर आप ऐसे करते हो छन छन, यहाँ से होता है, फिर डीजे बजने लगता है यहाँ पे, है ना? वही पायल भी वही है, बजाने वाला भी वही है, लेकिन टाइम अलग हो गया ना। आप भी वही है, पढ़ने वाला भी वही है, और फॉर्मूला भी वही है, लेकिन टाइम अलग हो गया। छोटे बच्चों को पता नहीं ना वेक्टर स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, 9 10 तक अब पता चल गया ना, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है। तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट होता है, चूंकि ये दो साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पे, तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन किस प्रकार देखते हैं, एक क्रॉस भी करना है मेरे को, यानी कि ए बी और सी डी, या ए बी या बी सी कर लूँ। सॉरी यहाँ पे बी सी लिखना होगा ना, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ए बी या बी सी करूंगा मैं यहाँ से, तो ए बी को बी सी की ओर घुमाना होगा, या फिर बी सी को ए बी की ओर घुमाना होगा। कैसे भी घुमाऊंगा, क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन क्या होती है, तल के परपेंडिकुलर, या तो अंदर या बाहर, दो ही केसेस में हो सकता है। तो यानी कि यह तो इसके अंदर होगी या फिर इसके बाहर होगी। है नहीं आया समझ में? चलो फील दिला देते हैं अभी। देखो यहाँ पे इस तरह से एक आयत रखा हुआ है, ये क्या हो गया, आई जे, और ये के कैप। अब इसकी डायरेक्शन बता दो आप, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, या तो अंदर की ओर। जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे होते हैं तो उनकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है सरफेस के, तो या तो के डायरेक्शन में आएगी या फिर माइनस के में जाएगी। जैसे मेरे पास ये बोर्ड है, इसकी सरफेस ही है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा ना बोर्ड का, वो या तो कुछ आपकी तरफ अंदर की ओर होगा के डायरेक्शन में, या फिर इस तरह से अंदर की ओर, सॉरी ये बाहर की ओर होगा आपकी तरफ के डायरेक्शन में, या फिर अंदर की ओर माइनस के डायरेक्शन में। दो चीजें हो सकती हैं, और वो दोनों ही लिखने का सही तरीका है। ऐसे लिखा हुआ वो एरिया वेक्टर दोनों, तो ये ठीक है। ये किसके लिए बात कर रहा हूं मैं, 1D वस्तुओं के लिए। कैसे, जैसे एक एरिया रेक्टेंगल हो गया स्क्वायर हो गया, उनकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। उनके लिए अपन ये ले सकते हैं। तो चलो आपको समझ में आया, तो फिर ये बता दो यहाँ से। मैंने इस प्लेन में रख रखा है इसको, इस प्लेन में रखा हुआ है।
आई और के प्लेन में रखा हुआ है, तो इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन या तो जे में होगी या फिर माइनस जे में, या तो जे कैप में होगी या माइनस जे में। क्यों? क्योंकि आई जे का, आई क्रॉस जे क्रॉस के, आई जे के, आई जे के याद है ना? नहीं याद है तो वीडियो देख लेना। आई और के का इन दोनों के परपेंडिकुलर तीसरा ही तो होगा, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, दो दिया होता है, तीसरा हो गया तो प्लस में और माइनस में दोनों ही चीजें सही हो सकती हैं एरिया वेक्टर के लिए। ये होता है 1D डायमेंशन यानी कि 1 डायमेंशनल वस्तु के लिए। बात करते हैं 3D 2D जो अपने को विजुअल होता है, नॉर्मल अपन देखते हैं, उनके लिए कैसे हो सकता है? तो उनके लिए देखो कि 2D 3D वस्तुओं के लिए एक घन मान लो, ये वाला कुछ महसूस हो रहा है? होगा क्या? यहाँ पे कुछ बताया नहीं अभी तक। ये इसकी कुछ सरफेसेस है इस तरह से, अलग अलग सरफेस है इसकी। अब इनमें जो एरिया वेक्टर होता है ना, वो सभी सरफेस का अलग अलग होता है। इसको तोड़ लो एक रेक्टेंगल में, ये देखो ये क्या है? घन है, तो ये इसका स्क्वायर बन रहा होगा, इसमें 6 स्क्वायर होंगे, 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर बन रहे होंगे कुछ में कुछ ऐसे। तो इसकी डायरेक्शन देखोगे तो आप वही कहोगे कि या तो ऐसे आ सकती है या फिर इसमें नीचे की ओर आ सकती है। लेकिन यहाँ पे जो नीचे की डायरेक्शन आ रही है ना, उसको कंसिडर नहीं करते, ओनली वैलिड फॉर अपर डायरेक्शन। यहाँ पे केवल ऊपर की डायरेक्शन, यानी कि जो इसके जो ये 3D वस्तु दे रखी है ना अपने को, उसके अंदर जा रहे हैं वो नहीं, लेकिन बाहर आ रहा है वो लेंगे। तो इसमें बता दो, इसमें कुछ इस तरह से होगा, इसमें कुछ इस तरह से होगा, इसमें कुछ इस तरह से होगा, और ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, इसमें बाहर की ओर होगा, वो वाला पीछे का दिख रहा है, उसमें कुछ बाहर की ओर उस तरह से होगा, अंदर की ओर नहीं होगा, यानी कि इसके अंदर नहीं जाएंगे अपन। कैसे? ये जैसे अपने पास क्या है, बेलन सिलेंडर ले रखा है एक, तो ये, अब इसमें देखो इसके कितने वेक्टर हो सकते हैं? एक तो ये वाला, अब इसका एरिया वेक्टर लेंगे या तो अपन इसके परपेंडिकुलर कुछ ऐसे या फिर ऐसे, इसका लेंगे तो ऐसे या फिर ऐसे। अब इसमें ये अंदर वाला कंसिडर नहीं करते, केवल बाहर वाला कंसिडर करते हैं। 3D बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप फ्री होते जो मर्जी ले सकते हो। यहाँ पे इस तरह से होगा, यहाँ पे इस तरह से होगा परपेंडिकुलर, और तल के बाहर, तल के अंदर नहीं बाहर, परपेंडिकुलर और सरफेस के जो इसकी वस्तु है उसके बाहर, अंदर नहीं लेंगे। इस तरह से ये होता है 2D और 3D के लिए इस तरह से। और 1D में अपन फ्री होते हैं, माइनस के प्लस के कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमेशा प्लस लेते हैं। तो ये एरिया वेक्टर आ गया समझ में? ये समझने लायक चीज थी। अब एरिया वेक्टर समझ में आएगा तो बात कर लेते हैं इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ये क्या होता है? इसकी डेफिनेशन लिखी होती है कि किसी तल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बल रेखाओं की संख्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। इसे 5 से कंसीडर करते हैं। कैसे? मान लो ये एक सरफेस है मेरे पास, कोई भी सरफेस इस तरह से मान लो, इससे गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या, इससे गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या क्या होती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको शॉर्टली फ्लक्स बोल देते हैं। ये मान लो ए एरिया है और यहाँ से ई लाइंस गुजर रही है, तो टोटल कितना हो गया? ई डॉट ए, ई डॉट ए डॉट होता है इनके बीच में, बताना ही कैसे होता है। तो जो फाई होता है वो क्या मिलता है मेरे को? ई, भी एक वेक्टर क्वांटिटी और ये भी वेक्टर क्वांटिटी, दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी। ये क्या मिलता है? एक स्केलर क्वांटिटी। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ई ए कोस थीटा, डॉट को हटाकर, ये भी ठीक बात है। अब यहाँ पे देखो कि फ्लक्स मैक्सिमम कितना ले सकते हैं अपन, कि विद्युत बल रेखाएं जो एक सतह के अभिलंबवत निकल रही हो, विद्युत बल रेखाएं जब किसी सरफेस के परपेंडिकुलर या लंबवत जा रही हो तो उनकी संख्या को विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा? सबने वो देख रखे, कादर खान की एक मूवी थी जिसमें शक्ति कपूर भी था, दोनों बाप बेटे ठक्के होते हैं, एक नंबर के, बाप भी बेटा है उससे ऊपर। तो क्या होता है कि वो कादर खान एक अखबार से
और छेद कर लेता है अखबार में इस तरह से, और वो सामने वो काम वाली पोचा वोचा लगा रही होती है, वो उसको देख रहा होता है इस तरह से। ये मान लो सामने लगा रहा है कोई पोचा, इस तरह से देख रहा होता है उसको, बीच में अखबार में एक छेद कर रखा है। जब वो खड़ी हुई थी तो वो ठीक इस तरह से देख रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो बैठती जा रही है, देखना है उसको तो वो भी अपने एंगल इस तरह से चेंज करता जा रहा है, उस छेद को उस पे कंसिडर करके, जो छेद उसने बनाया था उसको कंसिडर करके उसको देखता जा रहा है। क्यों? उसको तो पूरा देख रहे हैं ना, तो पूरा देखने के लिए उसको परपेंडिकुलर चाहिए ना उससे आने वाली लाइन से। ठीक वही यहाँ पे कर रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरा निकल रहा है तो वो सतह पर सरफेस क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। कैसे? देखो इस तरह से रखा हुआ है, अब इसके बिल्कुल आर पार जा रही है लाइंस, है ना। फिर मैंने सरफेस को थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या कर दिया? मैंने इसको उठा के कुछ ऐसे कर दिया। अब देखो इससे बिल्कुल भी लाइंस नहीं जाएंगी, बिल्कुल नहीं जाएंगे इससे लाइंस। क्यों नहीं जाएंगे? देखो इसका एरिया वेक्टर इधर ई ए कोस 90 जीरो हो गया। इसमें देखो सरफेस परपेंडिकुलर है तो लाइंस इधर जा रही है। अब इसमें से एक भी लाइन खुद से भी सोच सकते हो, ये मेरा हाथ है, कोई एरिया मान लो, इतना एरिया मान लो हाथ का, ये वाला। अब इससे लाइन जा रही है तो मैं ऐसे रखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है, इससे क्रॉस हो जाएंगे आराम से। ये जो डॉट बनाए हैं मैंने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बता रहे हैं। देखो इस तरह से एरिया है और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, ठीक है, पार कर लेंगी। लेकिन मैं जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है और उसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ये सतह तो परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर या तो जीरो पे होगा या 180 पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। लेकिन मैं जैसे इसको ऐसे घुमा रहा हूँ और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ही आ रही हैं, इसमें से कुछ निकलेगा क्या? कुछ नहीं होगा, इसके बिल्कुल पैरेलल चले जाएंगे। और ये केस आप ऐसे समझ सकते हो, जब ये ऐसे रखा हुआ है, ये जो लाइन है इसको मैंने ऐसे रख दिया है सरफेस, अब इसका एरिया वेक्टर या तो मेरी तरफ होगा या पीछे की तरफ होगा, दो ही केस हो सकते हैं। तो यानी कि कोस 90 पे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, एरिया वेक्टर 90 पे होगा, तो ई ए कोस 90 की वैल्यू जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जीरो, यानी कि उसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर और प्रवेश नहीं कर रहा, फाई जीरो हो गया। तो ये इस तरह से जो इसके ऐसे लग सकता है ना कि किसी भी अभिलंबवत सरफेस से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसकी बढ़िया परिभाषा कि किसी भी लंबवत सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स को बताती है। तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट आ रहा है यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। और यहाँ से इसकी यूनिट क्या जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। कैसे आएगी? देखो ई की क्या होती है, F इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई, तो ई की यूनिट क्या आ गई? क्यू बाई ई, सॉरी एफ बाई क्यू। एफ क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। ई की यूनिट क्या आती है? न्यूटन पर कूलम। और एरिया कितनी होती है? मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। यहाँ से इसकी वीमा निकालेंगे तो वीमा कितनी आ जाएगी? डायमेंशन निकालेंगे, इसमें कंसिडर कर लो, सबसे बढ़िया बात है न्यूटन की कितनी होती है फोर्स, एम एल टी माइनस टू एल स्क्वायर मीटर स्क्वायर की एल स्क्वायर अपॉन क्यू इक्वल टू 80 चार्ज की हो गई यहाँ से। तो इसकी जो डायमेंशन निकल के आती है वो कितनी होगी? एम एल 3 टी माइनस 3 ए माइनस 1, ये इसकी डायमेंशन आ गई। और ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की बढ़िया बढ़िया चीजें थी जो नोट कर लिया आपने। फिर देखो ये डिपेंड किस किस चीजों पे कर रहा है। फाई इक्वल टू क्या आ रहा है? ई ए कोस थीटा, यानी कि ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उस पे भी डिपेंड कर रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे? देखो जब मैंने इन दोनों को कांस्टेंट कर लिया है ना, इन दोनों को कांस्टेंट किया और मैं चेंज कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जब फाई में चेंज होगा तो मैं समझ जाऊंगा कि ये इसकी वजह से डिपेंड करता है, कुछ ना कुछ इस पर इफेक्ट होता है। तो ये देखो इस तरह से जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पहले इस तरह से थी कुछ और ये सरफेस थी, सेम सरफेस थी कुछ इस तरह से सरफेस रखी हुई थी। बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, सरफेस को सेम ही रख रहा हूँ, सरफेस को मैंने क्या किया? सेम ही रखा है। सरफेस सेम है, देख लो एरिया सरफेस का सेम है, इसको मिटा दो, क्यूब जैसा दिख रहा है कुछ, मिटा दो। अब यहाँ से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, थीटा भी सेम है, परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड को डेंस कर दूंगा कुछ इस तरह से।
पहले देखो 4 लाइन गुजर रही थी, अब गुजर रही है 5 लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो गया ना, उतने ही एरिया में से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी तो उतना ज्यादा फ्लक्स होगा, समझने वाली बात है। तो ये एक तो ई पे डिपेंड करता है, फिर एक दूसरा इसके एरिया वेक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहले एरिया पे कैसे करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से रखा हुआ है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इतनी दूर में, और एरिया इसका इतना सा ले रखा है मैंने, तो कुछ इतनी लाइन जा रही है, फिर एरिया वेक्टर तो याद है कितनी लाइंस में है ना, फिर मैंने लाइन एरिया को बढ़ा दिया तो एरिया बढ़ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी गुजरने वाले एरिया से ज्यादा हो जाएंगी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज्यादा हो जाएगा। यानी कि इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कम होंगे तो कम हो जाएगा। फिर आता है थीटा नाम की चीज, ये सबसे बढ़िया है, इस पे भी डिपेंड करता है, इस पे भी डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन थीटा। कैसे करता है, वही कादर खान वाला, जब वो बैठती जा रही है तो वो भी अपना एंगल चेंज करता जा रहा है उसके साथ साथ में, क्यों, उसको तो पूरी फिल्म देखनी है ना। तो थीटा हमेशा कौन सा कंसीडर करते हैं अपन, ए कोस थीटा, यानी कि जो ई के परपेंडिकुलर है, जो वेक्टर ई के परपेंडिकुलर है वो वाला अपन एरिया वेक्टर लेंगे। कैसे, एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं इस पे अभी। हम लोग एक ये सरफेस है कुछ इस तरह से, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है, ए नाम के सरफेस है, तो यहाँ से जो इसका फाइन मिलेगा मेरे को वो क्या मिल जाएगा, ई ए कोस थीटा, इतना ही होता है। अब थीटा क्या होता है यहाँ पे, ई और ए के बीच का एंगल। अब देखो ई कुछ इस तरह से, सरफेस कुछ इस तरह से रखी हुई है, इस तरह से, यानी कि ये देखो सरफेस इस तरह रखी हुई है और ई कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे देख लो ऐसे जा रहा है ये, तो इसका एरिया वेक्टर या तो इधर होगा या फिर इधर होगा, यानी कि एरिया वेक्टर और इन दोनों में एंगल कितना होगा, 0 या 180। तो बाहर क्यों ले रहे हैं, तो फाइव क्या हो गया, ई ए कोस 0 की वैल्यू 5। फिर देखो इसको, ये पहले इस तरह से रखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड में, अब मैंने उसको कुछ ऐसे चेंज किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चेंज किया ना मैंने, देख लो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको, थोड़ा सा इसको ऐसे मान लेते हैं, ये वाला चेंज कर दिया। चलो अब देखो इस तरह से रखा हुआ है, इसका एरिया वेक्टर कुछ इधर या फिर कुछ इधर, ऐसे ही हो सकता है। मान लो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर बनाऊं मैं, कुछ इस तरह से करूंगा तो ये कुछ इस तरह से चेंज होने के बाद में, और ये कुछ ऐसे बनेगा, ये वाली बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ये थोड़ा सा इमेजिन कर लो, डायग्राम बढ़िया नहीं बन रहा तो। जैसे ये इस तरह से रखी हुई है, आपको फील दिला देते हैं। अब मैंने हाथ को कुछ ऐसे कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, यानी कि कुछ थीटा पे कंसीडर हो रही है। अब जब ये ऐसे रखा हुआ था पहले, तो इसका थीटा इधर था, एरिया वेक्टर इधर था। अभी कुछ ऐसे चेंज हो गया तो इसका एरिया वेक्टर इधर हो गया ना, तो जो एरिया वेक्टर चेंज हो रहा है उसी का तो कंपोनेंट लेंगे। जो एरिया वेक्टर चेंज हो रहा है परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ही लेते हैं ना हमेशा, तो ए कोस थीटा इस वजह से आता है, यहाँ पे ई ए कोस थीटा लेते हैं। अब कोस मान लो कि 60 डिग्री पे हो गया, 30 डिग्री पे हो गया, 90 पे हो गया, तो फ्लक्स से एंटर नहीं करेगा, इस वजह से ये थीटा और कोस थीटा दो चीजें होती है। ये देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले ऐसे जा रही थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस तरह से रखा हुआ है, बोर्ड को ऐसे नीचे डाल दो ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऊपर, तो एरिया वेक्टर ऊपर की ओर था। फिर जैसे मैंने इसमें थोड़ा चेंज किया, पहले देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी ऐसे था, ये सरफेस इस तरह से रखी हुई है, इसको सोचो, ये समझने में थोड़ा टफ लग रहा है तो इसको देख लो। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पहले से नीचे से आ रही थी, ऊपर निकल रही है, इस तरह से रखा हुआ है, निकल गई पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फिर मैंने क्या किया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ऐसे ही आ रही है, फिर मैंने इसमें चेंज कर दिया, क्या, सरफेस तो ठीक इसी तरह से रखी हुई है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने कुछ इस तरह से डालना स्टार्ट कर दिया, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, दोनों के बीच में कुछ थीटा हो गया, ये ds, इसका एरिया वेक्टर ऐसे, इन दोनों के बीच में कुछ थीटा हो गया ना। तो क्या करेंगे, देखो एक तो ये वाला हो जाएगा इसका e sin थीटा, e को तोड़ेंगे तो, या फिर ये हो जाएगा कौन सा, e cos थीटा, एरिया वेक्टर और ये, तो जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में आ रहा है cos थीटा वाला कंपोनेंट ही लेते हैं हमेशा। इसी वजह से ई ए कोस थीटा लिखा हो, तो इसमें ये नहीं कि एरिया ही चेंज हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो सकता है, ए ई कोस थीटा लिख दे तो भी कोई बात नहीं पड़ी, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, बस यही समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो ये समझ में आ गया, तो फिर एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एनसीईआरटी का बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है, डायग्राम दे रखा है, एक बेलन सिलेंडर दे रखा है बढ़िया सा,
इसकी कितनी सरफेस हो गई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सरफेस हो गई। अब कह रहा है कि इससे गुजरने वाला, या फिर गुजरने वाला नहीं कह रहा, इससे संबद्ध, यानी कि इसमें कितना फ्लक्स है, इससे संबद्ध, वो बात कर रहा है ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। मैं बता दूं कितना है, आप निकालते रहना। इसमें फाइव नेट आएगा 0। कैसे आएगा 0, देखो 5 क्या होगा, एक तो इसके कारण होगा पहले 5 फर्स्ट, फिर दूसरा होगा 5 सेकंड, फिर तीसरा होगा 5 थर्ड, और फिर चौथा होगा 5 फोर्थ। इन चार के कारण होगा 5। अब देखो 5 फर्स्ट को क्या लिख सकता हूँ मैं, E और इसका एरिया ds, इसको क्या लिख सकता हूँ, E ds, और इनके बीच में E डॉट ds कर लो, चलो यहाँ पे। फिर ये भी E ds सेकंड के लिए, फिर ये भी इसी तरह से E ds थर्ड के लिए, फिर ये भी इस तरह से E ds फोर्थ के लिए। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट की बात करें तो इसका एरिया वेक्टर कुछ इस तरह से होगा, बाहर की ओर बताया था ना, 3D या 2D वस्तुओं के लिए एरिया वेक्टर बाहर की ओर होता है, सरफेस से, वस्तु के अंदर नहीं होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है मान लो कुछ इस तरह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर में। तो ये क्या हो गया, ई डी एस कोस 180। फिर बात करते हैं सेकंड और थर्ड सरफेस की, सेकंड और फोर्थ की बात कर लेते हैं। देखो सेकंड का एरिया वेक्टर होगा कुछ इस तरह से, फोर्थ का एरिया वेक्टर होगा कुछ इस तरह से, और ई है कुछ इस तरह से। ये ई के तो क्या आ गए परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर ई ए कोस 90 होगा, कोस 90 की वैल्यू 0, यानी कि सेकंड का भी 0 और फोर्थ वाले का भी 0 हो गया। ई डी एस कोस 90 0 होता है। फिर बात करते हैं थर्ड वाले की, इसका एरिया वेक्टर बाहर की ओर कुछ इस तरह से होगा ds इसका, और इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डायरेक्शन में, ds में इस डायरेक्शन में, यानी कि ई ds कोस 0, ई ds कोस 0, कोस 180 की वैल्यू -1, तो यानी कि ये क्या होता है माइनस ई डी एस प्लस 0, इसको लिखेंगे, और ये कितना होगा ई डी एस, क्यों, इसकी वैल्यू कितनी होती है, कोस 0 की वैल्यू 1, माइनस ई डी एस प्लस ई डी एस, यानी कि 0, 5 नेट क्या मिल गया 0। 5 नेट पता है 0 क्यों आ रहा है, कि यहाँ पे इसमें जितना फ्लक्स एंटर किया ना उतना फ्लक्स तो निकल ही गया, जितना एंटर किया था उतना तो निकल गया ना, सेम एरिया से एंटर किया और सेम एरिया से ही निकल गया, बचा कहाँ इसमें फ्लक्स, 0 आया ना, इसी वजह से। हाँ ये ऐसे कर देता कि इससे गुजरने वाला फ्लक्स होगा तो अपन केवल इसको कंसिडर करते, क्यों, क्योंकि इससे तो एंटर कर रहा होगा। फिर ऐसे कर देता इसमें प्रवेश करने वाला फ्लक्स होगा तो इसको कंसिडर करते, उसको नहीं करते। तो क्वेश्चन को पढ़ लिया करो बढ़िया से, फिर कह देते हो कि मेरे से सिली मिस्टेक हो गई, खुद करते हैं तो होती है, ध्यान तो तीसरी दुनिया में हो रहा होता है, तो मिस्टेक्स तो होंगी। चीजें काफी आसान होती है, फिजिक्स तो फील करने लायक चीज है, फील भी हो जाती है आसानी से। इस तरह से अपना होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट खत्म। अब इसको आसान करने के लिए, बहुत आसान करने के लिए गाउस आया, एक बढ़िया एंगल है, एक बढ़िया आदमी था जिससे अपनी आसान जिंदगी देखी नहीं जा रही थी, उसने की अंगुली, साले इतनी परसेंटेज और ये कैसे बना रहे हैं, गाउस नियम ठोक दिया बीच में। कूलॉम्स नियम से तरह रिलेटेड है वो नियम भी, उससे भी ड्राइव करके निकालेंगे। तो गाउस नियम काफी इजी चीज होगी, वो देखना आपको फ्लक्स निकालने का एक बढ़िया तरीका मिलता है बस उससे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता है फिर गाउस नियम के साथ में। थैंक यू।